जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा सैंपल पेपर देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए, जिस सैंपल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये एक इकलौती अकेली क्लास साथियों आपके एग्जाम पर भारी पड़ेगी, क्योंकि मैंने साथियों यहां पर आज की इस वीडियो में हिंदी के हर एक टॉपिक को कंप्लीट किया है, सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक को कंप्लीट किया है, मैथ के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं और रीजनिंग को पूरा कंप्लीट किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाए तो इस पूरे सैंपल पेपर को देखकर जाइएगा अपना एग्जाम देने। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज की इस वीडियो में हिंदी के पूरे साथियों 20 सवाल करवाने वाला हूं, और आप अगर मानते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप साथियों इसमें से 13 से 14 स्कोर करके कराइएगा, यानी कि 20 में से आपको कितने सवाल बिल्कुल सही करना है, 13 से 14 प्रश्न बिल्कुल सही करना है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो बिल्कुल साथियों ध्यान को अपने एक्टिव रखते हुए, अपने मनोमस्तिष्क को साथियों स्टोर रखते हुए, एक तरीके से मतलब एक्टिव रखते हुए आपको इन 20 प्रश्नों के जवाब देना है बहुत अच्छे तरीके से। आपसे पहला सवाल है साथियों, हस्व का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हस्व का साथियों विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि हस्व स्वर होते नहीं साथियों, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, वैसे ही छोटा ऊ लिखना चाहिए यहां पर, तो छोटा ऊ। उसके अलावा अगर बात करें दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। तो हस्व का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ का विलोम क्या हो जाएगा? हस्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जागरण का आपको बताना है कि विलोम क्या होता है। तो जागरण का विलोम साथियों निद्रा होगा, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अंधकार का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। तो यहां पर अगर बात करें अंधेरे का विलोम क्या है? प्रकाश है, सूर्योदय है, कलिमा है, उजाला है। देखिए, कलिमा नहीं होगा। उजाला की अगर बात करते, अगर आपसे यह पूछा जाता कि अंधेरे का विलोम क्या है तो आप उजाला बता देते, लेकिन साथियों अंधेरे को प्रकाश कहा जाता है। तो अगर अंधकार का विलोम पूछा जाए तो प्रकाश आपको बताना है, लेकिन अंधेरे का विलोम पूछा जाए तो उजाला आपको बताना है। उसके बाद देखिए, मोह पकड़ने का मतलब क्या होता है? लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने ना देना, प्यार जिताना। मैं कहूंगा साथियों मुंह पकड़ लेना यानी कि बोलने ना देना, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब क्या होता है? लाभ के स्थान पर हानि नहीं, घर की वस्तु को महत्व देना नहीं, घर की वस्तु को तुच्छ समझना साथियों बिल्कुल ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब होता है घर की वस्तु को बहुत छोटा समझना, बहुत तुच्छ समझना। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि चादर से बाहर पैर पसारना, इसका मतलब क्या होगा मुझे बताइए? ठंड के समय चादर ओढ़ना नहीं, व्यय से अधिक व्यय करना, व्यय से आय अधिक करना नहीं, बिना परिश्रम के पैसा कमाना नहीं, आय से अधिक व्यय करना, ये आपका सही जवाब होगा, ये वाला नहीं। यानी कि जितनी आय है उससे अधिक व्यय करने की आप कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चादर से बाहर आप पैर पसार रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द आपको बताना है। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो उसको साथियों इंद्रजीत कहा जाता है, जिसने इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसके बालों में चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए? देखिए, जिसके बालों में चंद्रमा हो तो उसको चंद्रचूर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? चंद्रचूर्ण कहा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथियों देखिए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं अगली वीडियो साथियों और जान लगा के आपके लिए बनाता हूं और बढ़िया सा साथियों कंटेंट आपके लिए बनाता हूं कि आपका एक बार में पेपर क्लियर हो जाए। क्योंकि हजारों हजार सिलेक्शन देने के बाद एसएससी जीडी में अब अगला नंबर आपका, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भले सिलेक्शन लेने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक चीज यहां पर साथियों बताने वाला हूं, आपके साथियों 2024 में जो फरवरी एग्जाम में, क्या फरवरी साथियों महीने में आपका जो पेपर हुआ था ना एसएससी जीडी का, उसमें जितनी शिफ्ट आई थी उन सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन साथियों आपके लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए 25 शिफ्ट होंगी तो ये 25 शिफ्टों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें साथियों हिंदी होगी, जीएस होगी, इसमें रीजनिंग होगी और इसमें मैथ होगी, और इन सब का सॉल्यूशन होगा। तो ये पीडीएफ आपके लिए साथियों तैयार करवाई जा रही है। पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो साथियों बहुत जल्दी आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा कि ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, जब तक के लिए साथियों चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताने, यानी कि जो व्यक्ति अच्छे आचरण
वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? सदाचारी, समभाषी, सहकारी या सहयोगी? तो मैं कहूंगा उसको सदाचारी कहा जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि कौन सा वर्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रियदर्शी की अगर बात करें, यहां पर प्रियदर्शी कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है प्रियदर्शी, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए फिर से आपको बताने के सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। देखिए प्रमुख की अगर बात करें तो ऐसे थोड़ी ना प्रमुख लिखा जाएगा, प्रमुख जैसे आपका ए में है ऐसे लिखा जाएगा। टारगेट नहीं भूलना है साथियों, आपको 13 तक साथियों प्रश्न बिल्कुल सही करना है 20 सवालों में से। सही वर्तनी वाले शब्द का देखिए कृषांगी की अगर बात करें तो कृषांगी कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो अगर आपका भी जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए तपस्वी ने बहुत तपने के बाद या पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की। तो आपको बताने की ये तपने के स्थान पर क्या आना चाहिए? तपोवन, तपस्या, तपन या तपभूमि? क्या आंसर आना चाहिए मुझे बताइए। देखिए यहां पर तपस्वी ने बहुत तपस्या के बाद, क्या मतलब तपस्या करने के बाद ये सिद्धि प्राप्त की है, तपने के बाद थोड़ी ना होगा। तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। इस वक्त में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जीवन में आप होना अति आवश्यक है, या जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, या जीवन में अपना होना अति आवश्यक है, या जीवन में कोई होना आवश्यक है? मैं कहूंगा जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी में खाली जगह से संबंधित भी साथियों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द का क्रम है मुझे बताइए। यानी कि सबसे पहले, यानी कि एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले भाववाचक है, उसके बाद समूहवाचक है और उसके बाद जातिवाचक है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये अगर बात करें, देखिए चांदी ये भाववाचक नहीं है, पानी समूहवाचक नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कावेरी भाववाचक, दीपावली समूहवाचक नहीं, गलत हो जाएगा। दासत्व की अगर बात करते ये साथियों भाववाचक है, समूहवाचक घौद अगर समूहवाचक है, जुलाहा एक जाति है। मैं कहूंगा मकान भाववाचक नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है मुझे बताइए। देखिए अमृत को सुधा कहते हैं, अमृत को सोम कहते हैं, अमृत को अमीय कहते हैं, लेकिन अमृत को क्षीर नहीं कहते हैं। तो क्षीर नहीं कहते हैं तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह हाथी विशालकाय है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का विकल्पों में से साथियों आपको क्या करना है, आपको यहां पर साथियों चयन करना है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों हाथी के बारे में आपको बताना है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या सिंह होगा, घोटक होगा, मृग होगा, हस्ती होगा। तो हाथी को साथियों हस्ती भी कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा पर्यायवाची शब्द आ सकता है? राम कुशल कारीगर है। तो आपको बताने साथियों कुशल का पर्यायवाची क्या हो सकता है बताइए। कुशल को चंचल कहेंगे? नहीं। कुशल को भुवन कहेंगे? नहीं। कुशल को निपुण कह सकते हैं, यानी कि एक्सपर्ट साथियों कह सकते हैं इसको हम लोग। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य मुझे बताइए कि इसमें से साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा है। फटाफट साथियों आपको कमेंट करके यहां पर बताना है आंसर। और ये बहुत लाजवाब, बहुत शानदार एक तरीके से साथियों ये सवाल है। चलिए फटाफट साथियों यहां पर आप लोग बता देंगे क्या आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो सकता है साथियों बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। क्या यह कमरा सब कमरों से बड़ा है? यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, बड़ गलत लिखा हुआ, गलत हो जाएगा। यह कमरा सब कमर से, कमरों आना चाहिए, कमर आ गया। यह है कमर, अब ये कमर आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा जो आपका शुद्ध वाक्य होगा, यानी कि जो आपका सही वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध, अब आपको साथियों अशुद्ध वाक्य के बारे में बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। गली का तीसरा मकान मेरा घर, ये तो बिल्कुल सही है। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है, ये भी सही है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना, ये भी सही है। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। देखिए पढ़ना जो अगर बात करें ना, पढ़ना पढ़ रही है साथियों ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा किस वाक्य में दिक्कत है? ऑप्शन नंबर डी वाले वाक्य में दिक्कत है। दिक्कत है तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों हिंदी के पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब साथियों हम लोग देखेंगे जीएस के पूरे साथियों कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। और इसमें मैं आपको टारगेट दे रहा हूं साथियों 10 से 11 का, यानी कि इन 20 सवालों में से साथियों 10 से 11 सवाल आपको बिल्कुल सही करना है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है?
आप लोग ध्यान रखेंगे, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा गुंबद यानी कि गोल गुंबद ये किस राज्य में है? देखिए भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद है। पूछा जा रहा है ये किस राज्य में है? तो आपको कर्नाटक बताना है। ये कहां पर है साथियों? ये कर्नाटक में है। आंसर आपका आगे है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो फतेहपुर सीकरी तो साथियों उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए रियाल किस देश की मुद्रा है, मुझे बताइए। तो रियाल की अगर बात करें साथियों, रियाल किस देश की मुद्रा है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये साथियों ब्राजील की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? ये ब्राजील की मुद्रा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। इटली की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो इटली में जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है। क्या चलती है साथियों? यूरो चलती है। अगला सवाल देखिए, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व ये किस राज्य में है, मुझे बताइए। तो बांधवगढ़ की अगर बात करते हैं साथियों, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए इन सभी क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा सब्र करेंगे। 40 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे जीएस के क्वेश्चन, और उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और मैथ के सवालों को भी हम लोग देखेंगे। तो वाकई में अगर आप साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस अपने एग्जाम फतेह चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि एक ही बार में आपका जीडी एग्जाम बहुत आराम से साथियों क्लियर हो जाए, बहुत आराम से पास हो जाए। क्योंकि साथियों मैंने पूरी अपनी मेहनत झोंक दी है एग्जाम फतेह में। अगर आप आकर देखेंगे तो हर एक वीडियो एसएससी जीडी की ही है, यानी कि इसके अलावा साथियों कोई और क्लास नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि एसएससी जीडी में मैक्सिमम बच्चा साथियों गांव का है, और गांव से हर एक मकान से, हर एक घर से एक जीडी वाला साथियों बच्चा निकलना चाहिए। बस मेरा यही सपना है, कम से कम एक घर से एक बच्चा साथियों हर एक गांव से निकलना ही निकलना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि आपको जितनी जरूरत है इस जॉब की, इस नौकरी की, एसएससी जीडी में सिलेक्शन की, मेरा मानना है कि उतनी शायद किसी के ना हो। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि आपको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि एग्जाम में आप साथियों तांडव मचा दो, सिलेक्शन अपनी मुट्ठी में कर लो। जब एग्जाम हॉल से बाहर आप निकलो साथियों, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, और होगी। चलिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान साथियों अगर बात करिए कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यह आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? औरंगजेब की बात चल रही है। मुगल शासक था ये औरंगजेब, और वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो नकारे की बात चल रही है, यानी कि नकारा यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा, क्या अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर बात करें साथियों तो ये कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए मानव के द्वारा सबसे पहले जो अनाज का इस्तेमाल किया वो अनाज कौन सा था? वो साथियों जौ था। क्या? यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहले जिस अनाज का इस्तेमाल किया गया वो जौ था। उसके बाद देखिए गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष जो मिला है साथियों वो कहां से मिला है? वो कालपी से मिला है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी कह लो या शेर खां कह लो, इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम साथियों फरीद खां था। क्या इनका नाम था? फरीद खां था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं अब्दुल रहीम साहब, क्या अब्दुल रहीम साहब की, तो इनको ही खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये आप लोग याद रखेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो की तो गई थी 1839 में, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। एक पुस्तक है साथियों जो आपसे बहुत आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक साथियों कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? ए.बी. वाजपेयी थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात ए.बी. वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन साथियों कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन साथियों कब किया गया था? 1885 में किया गया था, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। हाल ही में होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया साथियों? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। यानी कि जो महिला T20 वर्ल्ड कप, इसमें भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। तो यहां पर साथियों 20 सवाल आपके हो चुके हैं जीएस के। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी रीजनिंग के साथियों क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करेंगे। और इसमें से बताइएगा साथियों, लगभग मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा रीजनिंग के। आपके इसमें से साथियों लगभग 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होना चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से, ये 4 संख्याएं आपको दे रखी हैं, इसमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक साथियों अलग है। तो वही अलग वाले का आपको साथियों बताने के अलग कौन सी है। देखिए ये 4 है, ये 67 है, ये 30 है, ये साथियों 127 है। मैं कहूंगा साथियों ये तो 5 के क्यूब के आसपास है। क्या अगर साथियों 5 का क्यूब करते तो 125 हो जाता है और सिर्फ उसमें साथियों 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 127 हो जाता है। ये भी 127, ये भी 127। अगर इसकी बात करते हैं तो ये तो साथियों 3 के क्यूब के आसपास है। यानी कि 3 के क्यूब में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों? 30 आ जाएगा। बिल्कुल साथियों 30 आपका हो गया। चलिए 67 की अगर बात करें तो ये तो साथियों 4 के क्यूब के आसपास है। यानी कि अगर 4 के क्यूब में 64 में हम कितना जोड़ दें? 65, 66, 67। यानी कि अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा? हमें 67 मिल जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई है? ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी, अगर बात करें 1 के क्यूब में अगर हम 3 प्लस कर देते हैं तो 4 बन जाएगा। यानी कि देखिए अब इसमें भी 3 प्लस किया गया, इसमें भी 3 प्लस किया गया, इसमें भी 3 प्लस किया गया, लेकिन यहां पर 2 प्लस किया गया। तो मैं कहूंगा इनमें से सबसे अलग कौन सा ऑप्शन होगा कि उसमें सबसे अलग लॉजिक लगा है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यदि इन शब्दों को उनके शब्दकोश के क्रम में लगाया जाए, लेकिन अब आपको बताने के शब्दकोश के विपरीत क्रम में लगाया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर होगा? ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। अब आपको ये देखना है कि सबसे, क्योंकि शब्दकोश के विपरीत कहा गया ना, तो सबसे पहले कौन सा शब्द आता है ये मैं नहीं पूछूंगा। मैं ये पूछूंगा कि सबसे बाद में कौन सा शब्द आता है। देखिए यहां पर अगर बात करें कि ASS सब में लिखा हुआ है, ASSO सी भी तो लिखा है, नहीं सी नहीं लिखा है, ASS इसमें भी लिखा है, ASSO इसमें भी लिखा है, ASSI इसमें लिखा है। तो साथियों क्या सबसे पहले अगर मान लो ये आएगा ना, ठीक है ना? क्या आएगा साथियों? असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो असिस्टेंट की अगर बात करें सबसे पहले आएगा, तो ये अंत में लिख लो, ऐसा कर लो, ऐसे भी तो कर सकते हो। बिल्कुल ये हो चुका है। अब अगर साथियों बात करते हैं अब क्या आएगा यहाँ पर, अब उसके बाद क्या आएगा? देखिए ASSO C अब I ये भी सेम है, A ये भी सेम है, T ये भी सेम है, EI तो ई मैं कहूंगा पहले आएगा, यानी कि 1 नंबर साथियों पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। अब इसमें से और इसमें से आपको देखना है TIO साथियों पहले आता है ना, क्या पहले आता है? O पहले आता है। तो ये साथियों यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और अब अगर बात करते हैं साथियों 2 वाला सबसे पहले आ जाएगा। तो मैं कहूंगा दूसरे नंबर से आपसे पूछा गया था ना कि दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, तो दूसरे स्थान पर ये 3 वाला होगा। 3 वाला यानी कि एसोसिएशनल होगा। तो ये एसोसिएशनल आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कहां पर लिखा हुआ है? जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल आपके बहुत अच्छे तरीके से साथियों समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 8 मित्र हैं ABCDEFG और H, इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। यानी कि किसी की क्या ऊंचाई है, किसी की क्या, यानी कि कुल मिला के अलग अलग इन सब की ऊंचाई है। उसके बाद कह रहे कि A F से ऊंचा है लेकिन D से छोटा है। तो जितना जितना कहा जा रहा है ना साथियों उतना उतना कर लीजिए। कह रहे कि F से ऊंचा A है, तो F से ऊंचा A है साथियों, तो हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है ना, F से ऊंचा A है। ठीक है, A जो है ना ये F से ऊंचा है लेकिन D से छोटा है, यानी कि A जो है ना साथियों D से छोटा हो जाएगा। यानी कि जिधर 2 चीजें हैं, 2 मुंह है ना, वो बड़ा होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि G जो है ना, G ये B से छोटा है लेकिन H से, तो इसको अलग लिख लो। कहने के B जो है ना, मतलब G जो है ना ये B से छोटा है, तो ये साथियों कहां पर आ जाएगा? G आपका यहां पर आ जाएगा। कहने के G B से छोटा है लेकिन जो G है ना ये H से ऊंचा है। यानी कि जो G है ना ये अगर बात करें H से ऊंचा है तो ये ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि B से ऊंचा E है, B से ऊंचा E है, तो साथियों E आपका यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि C जो है ना, C ये F से, क्या C जो है ना ये F से छोटा है, C F से छोटा है। C F यहां पर कहीं आपको दिख रहा है?
हाँ ये है सी जो है ना एफ से छोटा है तो सी सातु नीचे आ जाएगा, लेकिन ई से ऊंचा है, ई से ऊंचा है तो मैं कहूंगा सातु ई कहां पर आ जाएगा, ई आपका यहां पर आ जाएगा। अब अगर बात करें देखिए ये भी ई है, ये भी ई है, तो ई से छोटा बी है, मैं कहूंगा यहां पर ई से छोटा बी हो जाएगा, बी से छोटा जी है तो बी से छोटा जी हो जाएगा, और जी से छोटा एच है तो ये एच हो जाएगा। यानी कि आपको क्रम मालूम पड़ गया कि सबसे छोटा कौन है एच, उससे बड़ा जी, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा ई, सी, एफ, ए और सबसे बड़ा डी। तो इनमें से कौन सा दूसरा सबसे ऊंचा है? अगर पहला सबसे ऊंचा पूछा जाता तो डी बताते, लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा पूछा गया है तो आप ए बताएंगे। और ए कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बकरी का संबंध मिमियाना से है, कुत्ते का संबंध क्या होगा? जैसे बकरी मिमियाती है वैसे ही कुत्ता साथी भोगता है, तो जिनका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। वास्तुकार का संबंध इमारत से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? जैसे कि वास्तुकार साथी इमारत बनाता है, ऐसे मूर्तिकार क्या बनाता है? मूर्तियां बनाता है। लेकिन यहाँ पर मूर्तियां हैं नहीं साथियों, मूर्तियां नहीं है तो प्रतिमा तो है, क्योंकि मूर्ति कह लो या प्रतिमा कह लो बात एक ही है। उसके बाद देखिए व्युत्क्रम वर्ण श्रृंखला में बाएं से बाहर में अक्षर के दाएं से 8वां वर्ण कौन सा होगा? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे कभी भी पूछे कि व्युत्क्रम वर्ण श्रृंखला, तो जैसे कि नॉर्मली आप तो साथ ए बी सी डी ऐसे लिखते होंगे ना, लेकिन व्युत्क्रम वर्ण श्रृंखला आ जाए तो आपको पता कैसे लिखना है साथियों? आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूं, आपको लिखना है साथियों Z Y X W V U ऐसे करके लिखना है। लेकिन ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिख लो, या ऐसा करो ए की शुरुआत इधर से ना करके साथियों इधर से कर दो, ठीक है। A B C D E F G H G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है ना। व्युत्क्रम वर्ण श्रृंखला हो गई, कहने के बाएं से यानी कि इस तरफ से बाहरमा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वां अक्षर ये हो गया। कहने कि इसके दाएं से 8वां वर्ण कौन सा होगा? तो इसके दाएं से साथियों 8वां वर्ण आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके दाएं से साथियों 8वां वर्ण भी हम बता लेंगे। इसका दाएं किधर होगा? इस तरफ होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन सा हो गया साथियों? जी हो गया। तो मैं कहूंगा जी कहां पर है? जी साथियों ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका इस सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों बल की अगर बात करें, अब आपको बताने के बेजोड़ शब्द योग में इसमें से कौन सा है? जैसे कि बल का मात्रक साथियों न्यूटन है बिल्कुल, विद्युत का मात्रक वाट है बिल्कुल, ऊर्जा का मात्रक जूल है। लेकिन दाब की अगर बात करें साथियों दाब का मात्रक पास्कल होता है, ओम नहीं होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अब यहां पर देखिए कुछ नहीं करना है, 14 से 238 बनाया गया है, वैसे ही साथियों 22 से यहां पर क्या बनाया जाएगा? बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। देखिए हम साथियों 14 की गुणा किससे करा दें कि 238 आ जाए? 14 की गुणा अगर हम 14 से कराते हैं तो 196 आता है। ये 238 है तो तकरीबन 15 से होगी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से साथियों एक बार करा के देखो। यानी कि अगर साथियों कितना 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 एकम 7 9 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये आपका 13, यानी कि 200 बिल्कुल साथियों। अगर हम 14 की गुणा 17 से कराते हैं तो 238 आता है। उसी प्रकार 22 की गुणा किससे कराएं कि हमें आंसर मिल जाए? देखिए 14 में कितना बढ़ाया गया है? 17 करने के लिए 3 बढ़ाया गया, तो 22 में भी हम 3 बढ़ाएंगे, यानी कि 22 की गुणा कराएंगे हम 25 से। तो देखते हैं अगर 22 की गुणा 25 से कराते हैं और ऑप्शन में से हमें कोई नंबर मिल जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10 11 हो गया, और 22 दूना 44 हो जाएगा, 0 आ गया, 5 आ गया, 5 यानी कि 550 आया है। तो क्या यहाँ पर 550 आएगा? एक बार हम देख लेंगे, अगर 550 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, और मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए में 550 है, यानी कि आप का और हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब आपको बताने कि इसमें से सबसे अलग सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है, बताइए। बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। देखिए अगर आपको साथों स्क्वायर नहीं याद है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, तो वर्ग याद कर लीजिए। आपको घन नहीं याद है, क्यूब नहीं याद है, तो क्यूब याद कर लीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें, मुझे ये
11 के क्यूब के आसपास लग रहा है, क्योंकि जब साथियों अगर बात करें ना 11 का क्यूब पता क्या होता है साथियों, 1331 होता है। तो ये 1331 के बिल्कुल आसपास है, बस इसमें एक जोड़ने की जरूरत है। और 1729 है ना, 1700 अगर ये 28 होता तो ये साथियों 12 का क्यूब होता। 1728 इसमें एक जोड़ देते तो ये क्या हो जाता, ये नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार 2198 की बात करते साथियों, ये 13 के क्यूब के आसपास है, 13 के क्यूब के आसपास है, क्योंकि 2197 13 का क्यूब होता है। लेकिन इसकी अगर बात करें साथियों, ये पूरा 15 का क्यूब बन रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि एक मिलाओ दो मिलाओ, ऐसा नहीं है। तो इन सब में क्यूब करके एक प्लस किया गया था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ये इसलिए लॉजिक सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है साथियों, सूर्य से बढ़ती दूरी, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो मैं कहूंगा बुध ग्रह है, ठीक है ना। क्या सबसे नजदीक साथियों बुध ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद तीसरे नंबर पर अपनी पृथ्वी। तो ये क्रम आपको कहां पर दिख रहा है, देखिए सबसे पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद साथियों क्या शुक्र किधर गया, ये 1 नंबर आएगा, और उसके बाद पृथ्वी 2 नंबर, यानी कि 312 कहां पर लिखा हुआ है, तो 312 एक तो यहां पर लिखा हुआ है, एक साथियों यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर देखिए पृथ्वी के बाद साथियों क्या आता है, मंगल आता है, और उसके बाद साथियों बृहस्पति आपका आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 312 45 आपका 312 45 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि अगर आज शनिवार है तो आज से 43 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, मुझे बताइए। अगर ऐसा सवाल पूछे, यहां पर दिनों की जगह कोई भी दिन दे दे और इस संख्या की जगह कोई भी संख्या दे दे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 43 से 7 से भाग देना है। हमेशा साथियों जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हो ना, उसको हमेशा 7 से भाग दे देना। और अब देखना है कि इसमें से शेषफल आपका क्या बचेगा। तो 7 एकम 7, 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये नंबर साथियों 1 आप इसमें प्लस कर दीजिए। तो जब शनिवार में साथियों 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो साथियों रविवार आएगा। तो आपको ध्यान रखना है रविवार आपके सवाल का जवाब हो जाए, यानी कि जो मेथड मैंने आपको बताया वो मेथड आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो अगर आज शनिवार है तो 43 दिनों के बाद रविवार होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस सवाल को और बता दीजिए कि सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। सवाल बहुत शानदार है, क्या सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न वाला ही है। कहने के 6 लड़के हैं, क्या 6 लड़के हैं, मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश और करण। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, मुकुल सबसे लंबा नहीं है, ठीक है। केवल 3 लड़के करण से लंबे। अब देखिए यहां पर आपने एक चीज देखी, क्या केवल 3 लड़के करण से लंबे हैं। तो यहां पर एक चीज मैं कह सकता हूं कि केवल 3 लड़के करण से लंबे, यानी कि ये एक लड़का, ये दूसरा लड़का, ये तीसरा लड़का, यानी कि इसके बाद ये 3 लड़के सबसे लंबे हो जाएंगे और उसके बाद साथियों करण का स्थान आ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके केवल 3 लड़के करण से लंबे, केवल 3 लड़के करण से लंबे, जो छोटे होंगे ना करण से वो इधर हम लिखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं, क्या केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं। तो केवल 3 लड़के अगर प्रकाश से छोटे हैं, टोटल लोग कितने 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना 6। तो कह रहे हैं कि कितने लड़के, केवल 3 लड़के, अच्छा ये केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं। अगर हम देखिए 1 2 3, अगर हम प्रकाश को यहां पर बनाते हैं और कहते हैं कि केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं, तो एक लड़का प्रकाश से छोटा, दूसरा लड़का प्रकाश से छोटा, तीसरा लड़का प्रकाश से छोटा, तो प्रकाश आपका यहां पर आ जाएगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि सुरेश राजन से लंबा है, यानी कि सुरेश, अब हम इसको यहां से लिख लेते हैं साथियों, सुरेश जो है ना, सुरेश ये राजन से लंबा है, क्या सुरेश राजन से लंबा है, लेकिन सुरेश करण से छोटा है, ठीक है ना। तो करण साथियों यहां पर आपका आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि करण से छोटा सुरेश है तो सुरेश आ गया, और सुरेश से छोटा राजन है तो राजन आ गया। अब यहां पर कहा गया था पहले नंबर पर कर मुकुल सबसे लंबा नहीं है। अब देखिए ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। अब 2 लोग बचे, तो कह रहे हैं कि जब मुकुल सबसे लंबा नहीं है तो मेरा ख्याल से साथियों मुकुल दूसरे नंबर पर आएगा, सबसे लंबा नहीं है। अब बचा कौन साथियों, जयंत बचा ना, तो जयंत आपका
यहां पर आ जाएगा। तो अब सवाल देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं। मुकुल ये हो गया, कितने लड़के साथियों मुकुल से छोटे हैं, मैं कहूंगा 1 2 3 4, यानी कि 4 लड़के मुकुल से छोटे हैं। और 4 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे अलग सबसे भिन्न कौन सा, ऐसा भी सवाल आपसे साथियों पूछा जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें जिसके जो बेसबॉल खेल होता है ना, वो कहां पर खेला जाता है, तो वो डायमंड में खेला जाता है। जहां पर बेसबॉल खेला जाता है ना, उस जगह को डायमंड कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा हॉकी जहां पर खेला जाता है उसको साथियों फील्ड कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गोल्फ जहां पर खेला जाता है उसको साथियों कोर्स कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्केटिंग जहां पर खेला जाता है उसको रिंग नहीं कहते साथियों, उसको रिंक कहा जाता है। क्या उसको रिंक कहा जाता है? तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। और ये क्या होगा, यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक निश्चित कोड भाषा में पलंग को स्टूल कहा जाता है, स्टूल को मोर कहा जाता है, मोर को सैंडविच कहा जाता है, सैंडविच को चम्मच कहा जाता है, चम्मच को रस्सी कहा जाता है। इस भाषा में कौन सा एक पक्षी है? देखिए पक्षी कौन सा है यहाँ पर, पक्षी सिर्फ और सिर्फ मोर है। तो यहाँ पर मोर को क्या कहा गया है साथियों, सैंडविच कहा गया है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सैंडविच हो जाएगा। और सैंडविच कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको साथियों इतना पढ़ा दूंगा, इतना आपको रीजनिंग में, मैथ में, हिंदी में, जीएस में महारथी बना दूंगा कि ये पेपर, जीडी वाला जो पेपर है ना, ये आपके लिए साथियों पेपर को पास करना बहुत आसान हो जाए। तो आप बिल्कुल साथियों डट कर, लग कर मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मेहनत आपको एक ही बार करना है और फिर जॉब आपके पास साथियों हमेशा रहेगी। ठीक है ना। चलिए इस सवाल की अगर बात करें साथियों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्द के युग्मों में साझा किया। जैसे कि मरुस्थल में साथियों का संबंध रेत से है, यानी कि मरुस्थल में क्या होता है, मरुस्थल में साथियों रेत होती है। तो जैसे मरुस्थल में रेत होती है वैसा ही आपको बताने किससे संबंध है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। क्या समुद्र में हमेशा जल होता है? बिल्कुल। नदी में क्या हमेशा जहाज होते हैं? मैं कहूंगा कभी कभी ऐसा भी कुछ टाइम होता है कि जहाज नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। मिट्टी में क्या जंगल होता है? मैं कहूंगा नहीं। श्वसन में क्या वायु होते हैं? मैं कहूंगा नहीं। सांस रोक तो श्वसन वायु नहीं होगी। तो मैं कहूंगा कि मरुस्थल में जैसे रेत होती है वैसे समुद्र में जल होता है। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को देखिए साथियों, ये सवाल आपके लिए चैलेंजिंग है। क्या इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है? मैं आपको बता देता हूं कि यदि ओ प्लस को दर्शाता है, यानी कि जहां पर आपको ओ दिखे वहां पर प्लस लिख देना, जहां पर आपको साथियों पी दिखे वहां पर माइनस लिख देना, जहां पर एम दिखे आपको साथियों वहां पर भाग लिख देना, और जहां पर एन आपको दिखे वहां पर साथियों गुणा लिख देना। अब आपको इसको सॉल्व करना है। किसको? 46 हो गया, 31 हो गया, √484 हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना, 11 हो गया, फिर से √196 हो गया, और फिर साथियों 6 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ओ है, ओ की जगह पर प्लस आपको लिखना है। यहाँ पर पी है, पी की जगह पर आपको माइनस लिखना है। यहाँ पर एम है, एम की जगह पर आपको भाग लिखना है। और यहाँ पर ओ है, ओ की जगह पर आपको प्लस लिखना है, और एन की जगह पर आपको गुणा लिखना है। इतनी बात आपको समझ में आई? कही बिल्कुल समझ में आई। अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले भाग को सॉल्व करना होता है। यानी कि अगर बात करें, देखिए ये मुझे साथियों 22 का स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि ये है 22 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 22 भाग 11 आ जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी कि इस पूरे की जगह पर 2 आ जाएगा, 2। अब ये 196 साथियों 14 का स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल। तो 14 यहां पर आ जाएगा, गुणा 6 हो जाएगा, माइनस साथियों इनको आपस में जोड़ दो, ये साथियों 7 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि 77 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए साथियों 77 में से अगर 2 जाता है तो कितना बचेगा? 75 प्लस 14 पंजे 70, 14 चंग 84, इन दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो ये आपका 9 आ जाएगा, और ये आपका साथियों 15, यानी कि 159 इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा। और 159 जिनका भी आंसर है, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए गलत संख्या की पहचान कीजिए। आज 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब तो साथियों मुझे कहीं ना कहीं एक तरीके से अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं।
लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी संख्या है कि जो साथियों अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन 9 नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है? अभाज्य संख्या वो होती है जो साथियों खुद से कट सकें और 1 से कट सकें, लेकिन भाज्य संख्या वो होती है जो साथियों खुद से भी कट जाती हैं, 1 से भी कट जाती हैं और किसी अन्य नंबर से भी कट जाती है। जैसे कि ये 1 से भी कटेगी, ठीक है ना, ये खुद से यानी कि 9 से भी कटेगी और ये 3 से भी कटेगी। तो कुल मिला के साथियों सबसे अलग कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी वाली है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों मैथ के क्वेश्चंस आपके सामने है। कौन से साथियों? मैथ के इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। वैसे रीजनिंग के जो मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे ना, 10 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैथ के क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। यहां पर कहा गया है कि एक बल्ब का विक्रय मूल्य की अगर बात करें, यानी कि जिस मूल्य की अगर बात करें, कोई चीज बेची जाती है, क्या कोई चीज बेची जाती है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस दाम पर आपने कोई वस्तु खरीदी है। मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, तो ये तो क्रय मूल्य कहलाया जाएगा, लेकिन ये साथियों विक्रय मूल्य कहलाया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर बात करें साथियों और आगे क्या लिखा हुआ ये जरा आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। देखिए कह रहे हैं कि एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है। बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है, यानी कि अगर क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या है? इसका आधा यानी कि 50 होगा। तो कह रहे हैं कि हानि हुई है। बिल्कुल साथियों, अगर किसी वस्तु को हमने क्रय 100 रुपए में खरीदा है और 50 रुपए में बेचा है तो बिल्कुल साथियों 50 रुपए की हानि हुई है। लेकिन कह रहे हैं कि इस हानि को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होगा और साथियों क्या यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अरे भाई 50 की कमी हुई है ना, तो किससे 50 की कमी हुई है? 50 से 50 की कमी थोड़ी ना हुई है, 100 से 50 की कमी हुई है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 50% आपका जो होगा वो हानि हो जाएगी। और 50% कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एक ट्रेन में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष 1,35,408 से बढ़कर 1,41,050 हो गई, तो यात्रियों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई? तो कितने की वृद्धि हुई साथियों? इसको घटा लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, इसको घटा लीजिए, घटा लेते हैं। ठीक है, 135 और 408। चलिए 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 यहां पर हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसकी अगर बात करें यहां पर साथियों 6 आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगी। यानी कि अगर आपसे पूछता कि कितने की कमी हुई तो मैं कहता 5642 लोगों की कमी हुई। लेकिन इसको जो आपका यात्रियों की संख्या कमी नहीं है ना, हाँ बढ़ोतरी है। मतलब पहले जो थी वो 1,35,408 थी, इससे बढ़कर 1,41,050 हो गई, तो बढ़ोतरी हुई है। अगर कहता कितने की वृद्धि हुई, कितने यात्रियों की वृद्धि हुई, तो 5642 यात्री बताते। लेकिन इसको प्रतिशत में बदलने के लिए पूछा गया है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए पूछा गया है, नीचे साथियों कम वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि 135 408। अब आपको बस इसको कैलकुलेट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। इसको कैलकुलेट करा लीजिए साथियों, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए या मैं एक काम करता हूँ साथियों, इसको कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट करा लेता हूँ आप, या आप चलिए कोई दिक्कत नहीं कर देता हूँ। 2 से अगर कट करते 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। क्या 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और ये आपका 100 आ जाएगा, जैसे 100 था। इसको अगर कट के 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8। फिर से साथियों 2 से कट कराए, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अच्छा अब इसको मान लीजिए ये यहाँ पर है, ठीक है, 100 यहाँ पर, यानी कि क्या हो जाएगा? 2,82,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जो भी हो जाए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 आ गया। इसकी अगर बात करें 2 तियां 6, 2 तियां 6 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूना 4। अगर बात करें ये आ गया, यानी कि ऊपर है 14,000, नीचे है साथियों क्या 33,000 है। कोई दिक्कत लग रही है साथियों? इसमें दिक्कत क्या होगी साथियों? दिक्कत क्या अगर बात करें, दिक्कत ये होगी, देखिए अब इसको हम क्या मान लेते हैं, एक बार इसको मैं क्या इरेज कर देता हूं, क्योंकि यहां पर बीच में 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? वो एक रूल की वजह से 0 आता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर ये 100 है ना, तो ऐसा करो साथियों 100 की जगह पर डबल 0 भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब इतना समझ में आपको आ गया। देखिए इसको अगर कट करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब एकदम से 2 नंबर को कट कर रहे हैं ना, तो बीच में एक 0 लगता है। अब देखिए 2 पंजे 10 और 0, ये रूल होता है। 2 तियां 6,
2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नीम 18, 2 दूना 4, 2 छंग 12। और उसके बाद 2 सत्ते 14, 0 लगेगा। 2 नंबर को एक साथ कट करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए अब इसको अगर साथियों आगे कट करेंगे तो आगे कट करेंगे कितना आ जाएगा तकरीबन ये, या एक काम करिए साथियों, देखिए यहां पर आया है 16,926, मान लीजिए 17,000 आया है। क्या आया है साथियों, यहां पर 17,000 आया है। तो 17 से क्या साथियों 4 से अगर हम गुणा करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये 17,000 आया है तो ये इससे कितनी बार में जाएगा, क्या 5 बार में जाएगा? तो 17 पंजे कितने होते हैं साथियों, 85 होते हैं। ये तो 70,000 है, ज्यादा है, 70 है, 85 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 17 चौक की अगर बात करें साथियों 68 होते हैं, 17 चौक 68, ये 70 है, ये हो सकता है। 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। 14 भी नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा, क्या मैं कहूंगा साथियों, अगर हम 16,992 की एक तरीके से इसको देंगे तो ये 4.16 करके आएगा। ऐसे ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, लिखा हुआ है कि 64 पाई लीटर क्षमता के एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या समान है। क्या क्या यहाँ पर समान चीजों की बात की गई है, ऊंचाई भी समान है और साथियों त्रिज्या भी समान है। यहाँ पर पहली बात तो आपको ये कही गई और ये आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर साथियों हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिज्या, मान लीजिए त्रिज्या r है तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h है, यही तो हुआ। तो एक काम करो साथियों, ऊंचाई को भी आप r मान लो, यानी कि r बराबर r है, त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो यहां पर साथियों आपको मालूम होना चाहिए, कहा गया है आपसे बेलन की त्रिज्या क्या होगी। देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, टैंक की बात की गई तो टैंक का आयतन कितना होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। टैंक का आयतन की अगर बात करते हैं साथियों, टैंक का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये टैंक का होता है, टैंक होता है। और यहाँ पर आर और एच बराबर बराबर हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये 64 जो है ना, 64 पाई लीटर, ये क्या है, ये एक टैंक का आयतन ही तो है, टैंक का आयतन ही तो है। तो और यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर है, तो ये 64 लीटर क्या हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टैंक का कितना है, 64,000 हो गया ये सेंटीमीटर, बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं पाई का पाई आ जाएगा और क्या आ जाएगा साथियों, पाई का पाई आ जाएगा। एक काम करिए साथियों, ये पाई यहां पर आएगा ना, तो इस ये पाई से ये पाई कैंसिल आपका हो जाएगा। आर स्क्वायर लिखा और ये एच क्या है, एच भी तो आर ही है क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको भी साथियों आर लिख लीजिए। क्या आ गया साथियों, 64,000 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब 64,000 बराबर क्या आ गया साथियों, आर का क्यूब आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है जरा देख लीजिए, क्या 40 का क्यूब है, 40 गुणा 40 गुणा 40, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 3 0 लग जाएंगे। बिल्कुल साथियों आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर साथियों 40 आ गया। आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर साथियों एक तरीके से यहां पर क्या आ गया, 40 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब कहने के बेलन की त्रिज्या क्या है, तो बेलन की त्रिज्या 40 है और त्रिज्या 40 है, तो आपका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एक व्यक्ति एक गांव से अस्पताल तक कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और वापसी या 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यानी कि ये ए से ये क्या है साथियों, बी है। यानी कि ये अस्पताल है और ये क्या है, एक व्यक्ति गांव से, मान लीजिए ये साथियों गांव है और ये क्या है, ये अस्पताल है। ये क्या है, ये अस्पताल है। और कह रहे हैं कि जब इधर से गाँव से हॉस्पिटल जाता है तो बहुत स्पीड से जाता है साथियों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो बहुत आराम 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। ठीक है ना। तो कहने के इस पूरी यात्रा में जाने का आने का इसमें पूरा 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है। तो बताइए गांव से अस्पताल की दूरी, ये दूरी आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि आखिर ये दूरी कितनी होगी, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, यहां पर चाल है और यहां पर क्या है साथियों, समय है। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर साथियों कैसे ये सवाल हो सकता है ये मैं आपको बता देना हो। तो ठीक है, दूरी बटे चाल क्या होता है। देखिए समय बराबर एक तरीके से क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
दूरी बटे चाल। मान लीजिए दूरी हम साथों x को मान लेते हैं, यानी कि x जो है ना इसके बीच की दूरी x है। तो अब आपसे क्या, देखिए ये दूरी हो जाएगी और दूरी बटे चाल क्या हो जाएगी, चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, एक दूरी। और उधर से जब वो आता है तो एक दूरी को तय करता है साथियों 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बिल्कुल। अब देखिए ये दूरी बटे चाल है, ये भी दूरी बटे चाल है, तो ये भी समय हो जाएगा और ये भी समय हो जाएगा, यानी कि दोनों में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है। 4 घंटे 36 को पता कैसे लिखोगे, 36 बटे 60। 4 तो घंटा है, 36 को मिनट है, इसको घंटे में बदलोगे तो 60 से आपको भाग कराना पड़ेगी। ठीक है ना। इसको अगर बात करें, कट कर लो पहले, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 आ गया। ठीक, इतनी बात आपको साथियों क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। अच्छा यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और कट करे तो 6 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, और कट करे तो 3 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। यानी कि अब आपके सामने समय जो आ गया है वो 4 सही 3 बटे 5 घंटे आ गया है। 5 चौक 20, 20 और 3 23 हो जाएगा, 23 बटे 5। ये कितना समय आया है साथियों, 23 बटे 5 आया है। अब यहाँ पर हमको जगह चाहिए होगी, इसलिए इसको क्या करते हैं साथियों, इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 की गुणा x है तो ये साथियों 2x हो गया, प्लस 30 की x है तो ये 30x हो गया, बटे क्या हो गया 60 हो गया, बराबर क्या हो गया 23 बटे 5 हो गया। अब इसको अगर यहीं पर कैलकुलेट करा ले साथियों, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब ये देखिए 32x हो गया, ये आपका 32x हो गया, बराबर 23 गुणा कितना आ गया 12 आ गया, ये 12 इधर वाला आ गया। और अब x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 23 गुणा 12 बटे 32 आ जाएगा। इसको अगर कट करे साथियों, किससे कट करे, एक काम करो 6 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 16 आ जाएगा, और कट करे 3 आ जाएगा साथियों, 8 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब और थोड़ा अगर इसको करें, देखिए x क्या थी, x हमारी दूरी थी, तो 23 एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों, 23 तियां कितने हो जाएंगे, यानी कि अभी तक आपके सामने जो है 23 तियां कितने, 3 तियां 9 और 3 दूना 6, 69 बटे 8 यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। कितना आ चुका है साथियों, 69 बटे 8 आपके सामने आ चुका है। इसको अगर और कैलकुलेट करें, 8 नीचे आ जाएगा, 8 8 64 आ गया। कितना बचा साथियों, 5 बचा। यानी कि मैं कहूंगा 8 सही 5 बटे 8 कहां पर लिखा हुआ है, 8 सही 5 बटे 8 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है साथियों, ये दूरी है आपकी दूरी। अब देखिए कह रहे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, दोबारा समझा रहा हूं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था और वापस आ रहा था 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो कह रहे कि गांव और अस्पताल के बीच की दूरी कितनी थी। तो आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। ये अब ये पता क्या निकल कर आया, ये समय ही तो निकल कर आएगा। ये दूरी होगी वापसी वाली, ये चाल हो गई, तो ये भी समय और ये भी समय, यानी कि आने जाने का समय को हमने जोड़ दिया है। और यहां पर कहा गया है कि आने जाने समय में 4 घंटे 36 मिनट लगते हैं। जब हमने 4 घंटे 36 मिनट साथ, तो यहां पर लिख लिया 4 घंटे 36 मिनट को हमने कैलकुलेट किया था, तो क्या निकल कर आया था, मैंने इरेज कर दिया यहां पर, कुछ 23 बटे 5 करके कुछ लिख कर आया था। तो उसके बाद साथियों सॉल्व कर लिया, x का मान निकाल लिया, और क्या साथियों वही आपका क्या हो गया, वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ए एक कार को 9 दिन में करता है, बिल्कुल ए एक कार को 9 दिन में करता है, बी उसको साथियों 12 दिन और सी उसको साथियों 18 दिन में पूरा करती है। कह रहे कि ए बी सी अगर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। एक यहां पर एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो सबसे साथियों कट जाए। अब मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, 18 पंजे 90, क्या 90 सबसे कट सकता है। देखिए 108 कट जाएगा, क्योंकि 18 छंग 108 होता है, 108। देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 8, ये कट गया। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नीमा 108, 18 पंजे 90, 18 छंग 108, इतना हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए ए एक दिन में 12 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये टोटल काम है। ये क्या है साथियों, ये टोटल काम है। तो अगर मैं आपको बता दूं टोटल काम 108 है, और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 और 6 18, 18 और 9 27, यानी कि एक दिन में ये इतना काम करेंगे। तो बहुत सॉल्व है साथियों, कितने दिनों में काम कर पाएंगे, 108 बटे 27 दिनों में काम कर पाएंगे पूरा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 निम 27 हो जाएगा, 3 तियां 9 और 3 छंग 18 हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि टोटल काम 4 दिन में हो जाएगा। तो 4 दिन आपका साथियों क्या होगा, 4 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर बात करें साथियों, देखिए आपके एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो 2025 में है साथियों, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक आपकी प्रीवियस ईयर, क्या साथियों
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथियों आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि जो भी अभी तक पिछली सालों में साथियों आपसे पूछे गए। मेरा मानना है कि इस पीडीएफ में हिंदी होगी, जीएस होगी, रीजनिंग होगी और साथियों मैथ होगी। ये पीडीएफ तैयार की गई है, पूरी टीम साथियों इस पर लगी है बहुत मेहनत के साथ। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये पीडीएफ साथियों लगा लेंगे तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ बन रही है, जैसे बन जाएगी मैं आपको कमेंट सेक्शन में, कमेंट का वीडियो में ही बता दूंगा। तो साथियों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ठीक है ना, उसके अलावा साथियों आप लोग व्हाट्सअप चैनल उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और एसएससी जीडी प्लेलिस्ट करके डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन हो जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर उन सभी वीडियोस को आप एक एक करके साथियों देख लेंगे तो आपका जीडी का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया है ये काम जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने 2 से 4 मित्रों के साथ अगर शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।